लेकिन जिस तरीके से वो आप बता रहे हो कि वहाँ पे ऑब्जर्वर के तौर पे जा रहे हैं, अमित शाह वहाँ पे खुले कह रहे हैं कि 9 तारीख को हम खेलेंगे, तो कम से कम राज्यपाल को तो कॉन्फिडेंस पे रखे हो। ये समय कि सुप्रीम कोर्ट इस पे, अगर ममता बनर्जी अगर सुप्रीम कोर्ट आती है तो उनकी पिटीशन को अगर एक्सेप्ट करता भी है सुप्रीम कोर्ट, तो सबसे पहले एक इम्पार्शियल इंक्वायरी कमेटी इस पे गठित होगी और उनकी जांच होगी कि उनका जो 101 सीट पे जो बता रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, ऐसी मार पिटाई आप कर रहे हैं, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बैठनी चाहिए? क्या उसके खिलाफ कोई हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट को सुए मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ हैं एडवोकेट सचिन, जाने माने प्रवक्ता भी हैं और एडवोकेट हैं। क्या कहेंगे सर, किस तरीके से देखते हैं जो बंगाल चुनाव हुआ है, उस पर तमाम बातें हो रही हैं कि बंगाल चुनाव को लेकर के अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं और अभी तक नहीं दिया है, विधानसभा भंग हो चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट अगर ममता बनर्जी आती हैं तो क्या शपथ ग्रहण समारोह जो हो की तैयारियाँ चल रही हैं बीजेपी, क्या वो रुक सकती है? एक सवाल है। दूसरा क्या बीजेपी के अब राज्य में क्या जिस तरीके से हिंसाएं हो रही हैं, ये हिंसाओं का जिम्मेदार कौन होगा, या क्या कुछ होने वाला बंगाल का भविष्य? जैसे बंगाल के इलेक्शन को मैं एक एज ए एडवोकेट के तौर पर देख पा रहा हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे लगातार आगजनी हो रही है और किस तरीके से वहाँ पे लोकतंत्र का सत्यानाश हमें देखने को मिल रहा है और कैसे विध्वंसकारी लोग वहाँ पर आगजनी कर रहे हैं और आपसी लोगों में वहाँ पे भेदभाव पैदा कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ यूट्यूबर और कुछ लोगों का वहाँ पे वीडियो जारी होता है, वो कहते हैं कि अब हम यहाँ पे इलेक्शन जीत चुके हैं और यहाँ पे जो प्रतिशोध की भावना है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि 2021 में भी जब ये इलेक्शन हारे थे भाजपा वाले वहाँ पे, तब इन्होंने वहाँ पे ये देखा था कि वहाँ पे इन्होंने तब भी आगजनी करी थी। तो अभी ये उस इलेक्शन को जीतने के बाद, जैसा अभी मैं सुनने में आ रहा है कि कल वहाँ पे एक लेनिन की मूर्ति तोड़ दी उन्होंने बोला कि लेनिन की मूर्ति भारत में किस काम के। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो पश्चिम बंगाल जो क्षेत्र रहा है वो हमेशा से ही सोशलिस्टों का और कम्युनिस्टों का क्षेत्र रहा है, और जिस लेनिन की ये बात कर रहे हैं कि लेनिन की मूर्ति वहाँ पर क्या कर रही है भारत में, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस भगत सिंह को ये मानते हैं, जिस भगत सिंह की दुआई देते हैं कि वो शहीद भगत सिंह की, तो उनके लेनिन उनके गुरु थे, राजनीतिक गुरु। अगर आपने देखा होगा कि जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी तो भगत सिंह ने जब लास्ट टाइम जब वो किताब पढ़ रहे थे तो वो लेनिन को पढ़ रहे थे। जब उन्हें बोला गया था कि यहाँ आपकी फांसी है, तो उन्होंने बोला कि एक क्रांतिकारी को एक क्रांतिकारी से मिलने का थोड़ा समय दिया जाए, और उन्हें किताब को ऐसे उछाल दिया। तो आप देख लीजिए कि जिस तरीके से लेनिन ने पूरे भारत के लिए काम किया और उन्होंने बंगाल विभाजन के लिए विरोध में आलोचना की, तो आज उस लेनिन को आप भारत में कैसे भूल सकते हैं? और रही बंगाल इलेक्शन की बात, तो बंगाल इलेक्शन की मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जैसे सुनने में आया कि जो भाजपा से वहाँ नए सीएम होंगे बंगाल के, उनके कुछ लोगों को वहाँ मार दिया गया। तो मैं देखना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का कितना एक तरीके से सत्यानाश हो रहा है वहाँ पर, लोकतंत्र का कितना डिमोलाइज हो रहा है इस समय वहाँ पर, जो देखने को हमें मिल रहा है। आप गृह मंत्री हो देश के, अमित शाह देश के गृह मंत्री, उनके हाथ में सारी सेनाएं हैं, सारी आर्मी है, लेकिन फिर भी वो वहाँ फेल हो रहे हैं। तो उस फेल होने का तरीका आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के ऑफिस में आगजनी की है, वहाँ के तमाम लोगों को वहाँ पे आगजनी की गई है। अभी आपने देखा होगा कि जो चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयुक्त का एक स्टेटमेंट दिखा होगा कि 27 लाख लोगों को वोट डालने नहीं दी गई वहाँ पर। तो आप इससे देख सकते हैं कि 27 लाख लोग जो एसआईआर अभी इन्होंने किया था और उन लोगों को जो वोट डालने नहीं दी गई, तो उसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा जीत गई। कुछ ऐसे एरिया जैसे कि वहाँ पर वहाँ पर जो कुछ एरिया थे जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, वहाँ पे एसआईआर करके इन्होंने वहाँ पे 27 लाख वोट काट दी, और उन वोट का काटने का नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर टीएमसी हार गई। अब ममता बनर्जी को जो सबसे देखने को, देखो हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं, लेकिन हम एक आइडियोलॉजिस्टिक बात कर सकते हैं यहाँ पे, एक संवैधानिक तौर पे बात कर सकते हैं कि जो हमें पावर देता है संविधान, कि संविधान के आर्टिकल 173, 183 जो ये राज्यपाल को ये पावर देते हैं कि आप किसी भी तरीके से ममता बनर्जी को वहाँ पे उनको 7 मई तक का उनका लास्ट वहाँ पे मुख्यमंत्री पद था, तो आप उनको इस बात को जस्टिफाई कर सकते थे कि आपके विधायक जो दल का नेता है कि आपको वहाँ पे सरकार नहीं बना सकते, जो सरकार बना आपको इनवाइट कर सकते। लेकिन जो एक माहौल तैयार किया जा रहा है टीएमसी के, जो पूरे भारत में टीएमसी के खिलाफ जो भारत में माहौल तैयार किया जा रहा है, ये उसमें देखने वाली बात यह है कि ये संविधान का यूज नहीं हो रहा है। अब जैसे पहले भी ममता बनर्जी ने 14 पर्सन यहाँ पे अपेयर किया था,
और उस मामले में एसआईआर को भी उन्होंने यहाँ बताया कि एसआईआर से वहाँ पे तमाम लोगों की वोट वहाँ पे काटी जा रही है। अब आप देखिए कि भाजपा वालों की मानसिकता कितनी गंदी है कि उन्होंने आरजी करके हॉस्पिटल में जो लड़की की जो डेथ हुई थी उसकी माँ को लेकर वो किस तरीके से वहाँ पर राजनीति करते नजर आ रहे थे, और अपनी मीटिंगों में और अपनी पॉलिटिकल एजेंडाओं के साथ उनको वहाँ पे एक तरीके से प्रोजेक्ट किया गया। क्या मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड जो हाथरस में हुआ इन्हीं की सरकार में हुआ, आपने आज तक उस परिवार को तो कभी आपने सहूलियत नहीं बरती। अभी हम उस केस में पेश हुए थे हाथरस में, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन हाथरस इलाहाबाद हाई कोर्ट को अभी डायरेक्शन दी है। तो आप देखिए हम तो लड़ाई कर रहे हैं इनके लिए, लेकिन जो सरकार जैसे आरजी कर हॉस्पिटल में जो लड़की की जो डेथ हुई थी, रेप हुआ था उसके लिए तो आप वहाँ पे एक चुनावी एक एजेंडा चला देते हैं। क्या हाथरस परिवार नहीं है? हाथरस परिवार को आप अपना नहीं मानते? तो ये इनके चुनावी स्टंट इस तरह के होते हैं कि सर ये सरकार ही चाहते तो बना सकते थे। ममता बनर्जी का सिर्फ इतना कहना है कि जब वो 15 साल तक मुख्यमंत्री रही और 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उस मीटिंग में उनको जाने नहीं दिया, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज था, और उस मीटिंग में जाने के बाद जब वो बाहर आ रही थी वहाँ से, तो वहाँ पे उनके ऊपर हमला किया गया, उनके खिलाफ वहां पे नारेबाजी की। चलो नारेबाजी तो आप एक तरीके से लोकतांत्रिक अधिकार समझ सकते हैं, पर जिस तरीके से एक महिला के साथ ऐसी मार पिटाई आप कर रहे हैं, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बैठनी चाहिए? क्या उसके खिलाफ कोई हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट को सुए मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए? लेकिन नहीं लिया गया है। तो इससे पता लगा सकता है कि जो टीएमसी की सरकार है, टीएमसी की सरकार के खिलाफ जो इन लोगों ने जो वहां भड़काया है, और वहां के लोगों को, चलो मैं मानता हूं इस चीज को, लोकतंत्र है भारत में, हमें जनमत को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं ममता बनर्जी से इस बात के लिए बोलूंगा कि उनको जनमत का स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन उनको एक विपक्ष, जो मजबूत विपक्ष के तौर पर अब कल वहाँ पे वेस्ट बंगाल में काम करना चाहिए, जिससे उनको पता लगे कि जो आज तक इन्होंने एजेंडा तैयार किया था वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का, कि उसको वो फेल कर सके। अब आप तमाम ये चीज़ें देखिए कि भारत की जो मैं समझता हूँ कि इस पर यूथ का जो माइंड है इस समय, वो धार्मिक धर्मांधता में इतना फंस चुका है कि उन्होंने सिर्फ धर्म के आधार पर वोट दी। अब आप देख लीजिए कि धर्म के आधार पर वोट देने का जो इनका नजरिया है, आज ये 22 सूबों में अपने सरकारें बना चुके हैं, लेकिन उसका फायदा क्या हो रहा है? क्या आप देखिए कि जो वहाँ पे ऑलरेडी जहाँ पे इनकी गवर्नमेंट है, जहाँ डबल इंजन की इनकी सरकार चली है, वहाँ पे इन्होंने कितना फायदा किया है इन तमाम, मैं तो हिंदू की बोलूँगा। तो आज जो भारत की सबसे बड़ी जो लड़ाई चली आ रही है, जो संविधान के दृष्टिकोण पे भी मैं देख पा रहा हूँ, जिस तरीके से सबरीमाला केस में भी मैं देख पा रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी का जो स्टेटस खत्म करने का जो केस समझ पा रहा हूँ, तो यह सिर्फ, और जो अभी आपने देखा होगा कि जो महिला आरक्षण बिल आया था डिलिमिटेशन के नाम पर, ये भारत के तमाम जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग है उनको खत्म कर देना चाहते हैं। तो ये अब जो लड़ाई चली आ रही है, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी और ये मेजोरिटी की लड़ाई रह गई है। जो इस समय भारत का जो मेजोरिटी है, जो हिंदुत्व जो माइंड के जो लोग हैं, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट माइंड के जो लोग हैं, वो इस समय हर जगह चाहते हैं कि भाजपा जीते और भाजपा वहाँ पे सरकार बनाए, और भाजपा सरकार बनाने के बाद यहाँ के जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, यहाँ जितने भी अन्य धर्मों के लोग हैं, चाहे ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उनके खिलाफ एक एजेंडा तैयार किया जाए, ताकि इनका जो एजेंडा है, जो धार्मिक एजेंडा है, जो उनका हिंदुत्व राजनीति को इस्टेब्लिश करना और मनुवाद को संविधान को खत्म करके इस्टेब्लिश करना, ये उस एजेंडे के तहत चल रहे हैं और उसी एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात जिस तरीके से आप बता रहे कि अगर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट में आके ये बताया कि इनके साथ ये हुआ है, वहाँ पे इस तरह की कार्रवाई हुई, लेकिन उसके लिए तो अब कोई समय नहीं है, वो तो स्टेप लग नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकल 173, 183 से लेकर 174 हमें यही पावर देता है कि राज्यपाल को वहाँ पे उनको सौंपना चाहिए था कि उनको वहाँ पे सरकार बनाने के लिए भाजपा को उनको इन्वाइट करना चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 7 मई तक तो उनका था वहाँ पे राज्य उनका जो सरकार चलाने का उनका टाइम पीरियड था, लेकिन वो तो खत्म हो गया। लेकिन जिस तरीके से एक माहौल तैयार किया जा रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि ममता बनर्जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट आएंगी और चैलेंज करेंगी, क्या चैलेंज करने के बाद ये चुनाव परिणाम रद्द हो सकता है? आपको लगता है इस तरीके से कोई संभावना बन सकती है? देखो, सेपरेशन ऑफ पावर जो है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की जो अलग अलग पावर है, वो अपने आप को बैलेंस बनाने का काम करते हैं। अगर ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट आ सकती हैं और उनको वहाँ पे भाजपा की सरकार ना बननी चाहिए, इसलिए वो वहाँ पे पिटीशन लगा सकती है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो तो उनकी सरकार, आज जैसे आपने बताया कि 9 मई को वहाँ पर शपथ हो जाएगा, जो अमित शाह वहाँ पे अभी ऑब्जर्वर बन गए। तो अब देखिए, गृह मंत्री जैसे पद का व्यक्ति
जो पूरे भारत का हर स्टेट उसके लिए बराबर है, हर एरिया उसके लिए बराबर है, वो एक पश्चिम बंगाल के एक छोटे से एरिया में, मतलब एक छोटे से स्टेट में जाकर वहाँ पे सरकार बनाने के लिए ऑब्जर्वर बने। तो ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ संविधान पर हमला है, और उन लोगों के साथ ये भारत का नागरिक जो है वो उनके लिए बराबर है सभी, ना कोई पार्टी का ना वो किसी अन्य वर्ग का, वो उनके लिए सभी बराबर है। लेकिन जिस तरीके से एक पार्टीबाजी के तौर पर वो चाणक्य की तरफ काम करते हैं, विधायकों को खरीदने का काम करते हैं, पार्टी जाके वहाँ पे सरकार बनाने का काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जो इनकी राजनीति है वो गृह मंत्री देश के नहीं है, वो गृह मंत्री सिर्फ और सिर्फ भाजपा के है। ऐसे मैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी कहना चाहता हूँ कि वो प्रधानमंत्री देश के नहीं है, वो प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के है। जैसा आपने देखा होगा कि एक चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने बोला कि मैं जो चुनाव आयुक्त हूँ, मैं भारत के लोगों का, जो भारत के लोग हैं उनका मैं चुनाव अधिकारी हूँ, किसी सरकार का नहीं, किसी गवर्नमेंट का नहीं, या किसी पार्टी का नहीं। तो अभी जो ज्ञानेश जी ने, आपको देखा होगा कि ज्ञानेश जी ने अभी तक यही साबित किया है, जहाँ जहाँ इनकी गवर्नमेंट बनी है, जहाँ जहाँ इनको किस तरीके से परपंच चला के जो उन्होंने विधायक खरीद के उन्होंने जो सरकारें बनाई हैं, तो मैं समझता हूँ कि अभी जो पूरे तीनों जो चारों सिस्टम है, जो मजबूत सिस्टम है, जो चुनाव चलाने का सिस्टम है, जो एक इंस्टीट्यूशन है जिससे सरकारें बनती है, ये इनके कब्जे में है। और ये किसी भी तरीके से चला के, जैसे आपने देखा होगा कि एसआईआर जैसी जो इन्होंने एक नियम लिया है कि भाई इंटेंसिव रिपोर्ट ये करेंगे। अब आप देखिए कि कोई इनके पास आंकड़े नहीं है, ना इनके पास कोई रोहिंग्या के आंकड़े हैं, ना कोई किसी को बांग्लादेशी साबित करना उसके आंकड़े हैं, लेकिन ये सिर्फ हवा में इस तरह की बात करते हैं और कहते हैं कि यहाँ से हम इन लोगों को निकाल देंगे, उन लोगों को वहाँ बसा देंगे तो इनकी सरकारें बन जाएगी। ऐसे इन्होंने पश्चिम बंगाल में किया। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है इस समय, मैं दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोलना चाहता हूँ, और दोनों जो वहाँ पे मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो मुख्यमंत्री बनने वाले, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आपको तो आपकी पार्टी ने वहाँ मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जो इस समय बंगाल के लोगों के साथ, जो आम लोग हैं वहाँ पे, जो आम जन लोग हैं, उनके साथ जो आप उनके फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन कर रहे हैं, जो वहाँ पे आगजनी कर रहे हैं, जो एक नफरत की जो भाव वहाँ पैदा कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश के लिए बड़ा खतरनाक होगा। और देश में जो इस समय मेजोरिटी और माइनॉरिटी की जो लड़ाई चल रही है, आने वाले समय में ये समय बहुत खतरनाक है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये उम्मीद करूँगा कि जिस तरीके से बैलेट पेपर के लिए उन्होंने डिमांड करी थी कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए और एसआईआर जैसी जो इनकी प्रक्रिया उसको खत्म कर देना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पे संज्ञान लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को कम से कम एक इम्पार्शल तरीके से उस मामले पर एक कमेटी गठित करनी चाहिए। और उस कमेटी का यही काम होना चाहिए कि ये एसआईआर जैसे और ये जो बैलेट पेपर, जो ईवीएम मशीन है, इनके ऊपर कोई कमीशन ऐसा बना दी जाए जिसपे ये साबित हो जाए कि ये या तो उनके फेवर में है, या जो विपक्ष जो कह रहा है इस बात को उनके फेवर में। 101 सीटों पर लूट बता रही है ममता बनर्जी की पार्टी, जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस चीज़ का ऐलान किया कि सीसीटीवी फुटेज देने चाहिए। क्या इसके बाद सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद कुछ हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट, आपको ये जो हार हुई है 101 सीटों पर लूट बता रहे हैं, ये आपको सच लग रहा है? मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी को सबसे पहले अपने बूथ लेवल पे काम करना चाहिए, जो उनके बूथ अधिकारी उनको काम करना चाहिए, क्योंकि हमने भी जब हमारे यहाँ इलेक्शन होते तो हमने भी वहाँ पे बूथों पे काम किया है। तो वहाँ पे लास्ट में जब चुनाव खत्म हो जाता है, जब वोटिंग खत्म हो जाती है, तो 17C का एक फॉर्म दिया जाता है और 17C के फॉर्म में जब ये देखा जाता है कि वहाँ पे कितनी वोट कैसे कैसे पड़ी, कितनी महिलाएं थी, कितने अडल्ट थे और कितने उसमें मैन थे। तो इस चीज़ का पहले पूर्ण जायजा करके, क्योंकि अभी तो वो इलेक्शन अभी खत्म हुए, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो वो पूरा रिसर्च करके उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ला सकती हैं। लेकिन अभी हवा के तौर पे बात करना, जैसे कि आपने बताया कि 101 सीट पे लूट मची है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि ज्ञानेश कुमार जी ने खुद कहा था और सुप्रीम कोर्ट के खुद चीफ जस्टिस ने बोला था कि अब आपको वोट देने का राइट है, आप वोट डाल सकते हो, जब अब एक पिटीशन दाखिल हुई थी पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। तो मैं बता देना चाहता हूं कि 27 लाख जो वोट वहां पे अभी जो चोरी हुई है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 27 लाख लोगों ने वोट नहीं दी, जबकि वोट डालना हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें तो क्या यही रीजन है जिसकी वजह से जीती, या और कोई भी नहीं? सबसे ईवीएम और तमाम चीजें भी नहीं, मैं सबसे बड़ा रीजन जो मानता हूँ वहां पर एक कुछ ऐसे आर्मी, जैसे कि आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक पाल शर्मा, जो खुद उनके माइंडसेट से पता लगता है कि वो भाजपा प्रवृत्ति के हैं, उनको वहाँ पे डिप्लॉय करना। और अभी आपने देखा होगा अभी इनका एक ट्रांसफर का लेटर आया कि उनको वहाँ पे तत्काल इन्हें वहाँ पे DCP वगैरह बना के वहाँ पे उन्हें भेज दिया है वहाँ पे। तो बता देना चाहता हूँ कि इनका जो कंट्रोल है, जो आर्मी के लोगों पर भी है, सेना के भी लोगों पर, जो वहाँ पे CRPF थे उन लोगों पर भी है, सबसे बड़ा जीत का कारण उनका वो बना है। क्योंकि हमने ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी है कि वहाँ पे CRPF के लोगों ने वहाँ पे वोट डालने नहीं दी जा रहे थे, वहाँ पे धमकी और डराने का माहौल वहाँ पे तैयार किया जाता है। एक अजय पाल शर्मा की एक वीडियो आ रही है, इसमें वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने गुंडागर्दी करी या किसी ने ये करी तो मैं उसको खालू दे दूंगा, ये इस तरह के वर्ड उनके
हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी कितनी सारी इंस्टाग्राम पे वीडियो आ रही है जो आगजनी हो रही है, और कुछ यूट्यूबर तो ये कह रही है कि अब यहाँ पे ममता से सरकार गिर चुकी है और यहाँ पे भाजपा की सरकार आ गई है, अब हम बदला लेंगे। तो ये बदला लेने वाली प्रवृत्ति मुझे लगता है हाँ, बुलडोजर भी चलेगा। वो कह रहे योगी आदित्यनाथ का हम ये रूल फॉलो करेंगे और यहाँ पे बुलडोजर भी चलेगा। लेकिन सबसे मेन चीज, आप जो एक छोटे छोटे यूट्यूबर, छोटे छोटे न्यूज वाले वहाँ पे एक माहौल खड़ा कर रहे हैं वहाँ पे कि अब यहाँ पर यहाँ पर अब प्रतिशोध होगा, यहाँ पर बदले की भावना से अब सरकार चलेगी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। अंतिम सवाल वही है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? आपको लगता है वो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है या करनी चाहिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद मुझे ये लग रही है इस समय कि सुप्रीम कोर्ट इस पे, अगर ममता बनर्जी अगर सुप्रीम कोर्ट आती है तो उनकी पिटीशन को अगर एक्सेप्ट करता भी है सुप्रीम कोर्ट, तो सबसे पहले एक इम्पार्शियल इंक्वायरी कमेटीज पे गठित होगी और उनकी जांच होगी कि उनका जो 101 सीट पे जो बता रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, जो लूट मची है वोटों की, तो उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अब सिटिंग मुख्यमंत्री रही है मैडम, ऐसा तो नहीं है कि वो एक आम आदमी, अगर उन्होंने कोई इल्जाम लगाया है तो उनका इल्जाम को भी देखना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि वो हवा में इल्जाम लगा रही, क्योंकि पहले भी इलेक्शन हुए, पहले भी वो जीती, उन्होंने वामपंथियों का वहां से धड़ा खत्म किया था, जो कभी के टाइम पे एक छत्रराज हुआ करता था वहां पे, तो उन्होंने उनका भी वहां पे दमखम खत्म किया। तो अगर वो इस तरीके से बता रहे हैं कि वहां पे 101 सीट पे वहां पे लूट मची है या चोरी हुई है, तो उसको भी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें इम्पार्शियल इंक्वायरी के लिए डायरेक्शन दे सकता है। ये संविधान की भी पावर है। और बीजेपी की जो सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है, इसको किस तरीके से मानते हैं? कानूनी है इस्तीफा ना देने के बाद जो भी चल रहा है? देखो, मैं समझता हूँ कि अभी तक जो चुनाव, अभी मैं इस पे अभी संवैधानिक बात नहीं कर सकता, क्योंकि संवैधानिक बात करने से ये होगा, क्योंकि 7 मई तक उनका जो लास्ट था कार्यकाल था, उनको कार्यकाल खत्म करना ही है, क्योंकि वो संवैधानिक मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। लेकिन जिस तरीके से वो आप बता रहे हो कि वहाँ पे ऑब्जर्वर के तौर पे जा रहे हैं, अमित शाह वहाँ पे खुले कह रहे हैं कि 9 तारीख को हम करेंगे, तो कम से कम राज्यपाल को तो कॉन्फिडेंस पे रखे हो भाई। राज्यपाल तो एक संवैधानिक पद पे है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक सबसे बड़े वो पूरे राज्य के मालिक होते हो, आप उनको तो कम से कम कॉन्फिडेंस पे ले सकते हैं, उनसे तो एक मीटिंग कर सकते हैं कि सरकार बनाने के लिए उनको क्या नियम रखने चाहिए, तो ये उनको मानना चाहिए उनको। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।